अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अभी तक तो ऐसे लग रहा था जैसे सारी गेम ऑपोजिशन खेल रही है, पीडीएम खेल रही है, एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, आंखों के तारे चौधरी बरादरान को बना रहे हैं। इमरान खान साहब रशिया से वापस क्या आया, ऐसा लगता है गेम ही पलट गई है। अच्छा, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, कुछ ऐसा लग रहा है सेठी साहब। अच्छा, आप तो मुस्कुरा रहे हैं बदस्तूर। ऐसा लग रहा था खान साहब के हाथ पैर फूल गए हैं, गेम हाथ से निकल गई है। लेकिन खान साहब जैसे आए हैं, कल उन्होंने अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया है। ऐसे बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं कि ऑपोजिशन तनकीद का निशाना बना रही है, बजाय ये कि शुक्र करें अवाम को कुछ रिलीफ मिला। और हम देख रहे हैं आज चौधरी बरादरान से भी उन्होंने मिल लिया है। उन्होंने कल जहांगीर तरीन साहब को भी लंदन फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त किया, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त कर ली। लेकिन पहुँचे वहाँ पर वफाकी वज़रा के हमरा, वज़ीर आला पंजाब के हमरा बड़े तुस्को एहतशाम के साथ मुलाकात हुई। क्या बात हुई सेठी साहब इस मुलाकात में? कमाल है। अभी आज 2 घंटे नहीं हुए बात को और आप मुझे पूछ रही हैं कि बात क्या हुई है। आप ही को तो पता होगा। बात कोई नहीं हुई। अच्छा, हाँ, तो आना ही काफ़ी है खान साहब का। बस देखिए, आपने तो खुद ही सारी बात बता दी कि 1 माह पहले खान साहब कितने कॉन्फिडेंट थे जी, और अब कितने कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो चुका है और भागदौड़ शुरू हो गई है। तो फ़र्क क्या हुआ फिर? पिछले महीने जनवरी के महीने में, अब फरवरी तो भी ख़त्म हुआ है, जनवरी के महीने में आपकी इनका रवैया जो था बड़ा हार्ड लाइन था, टोटल कॉन्फिडेंस था, कोई मसला ही कोई नहीं था। फरवरी में आगे हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो तैयार हो रहा है और पक रहा है कुछ ना कुछ इसके खिलाफ। अच्छा। फिर ये इन्होंने भागदौड़ शुरू की कि रूस में जाके प्यूटन के साथ भी हाथ मिला लिया, एक लीडरशिप कि मैं लीडर हूँ। इसी तरीके के साथ फिर चौधरी हजरात के पास भी भागे आए हैं जी। और पिछले जनवरी के अंदर इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी IMF के साथ, पूरा एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का एंटी अवाम एक मुआहदा किया था। और अब 1 महीने के बाद हालात इतने बिगड़ गए इनके लिए, ये वापस आके अब ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कमज़ोर हो गए, मजबूत नहीं हुए। ये कमज़ोरी का निशान है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि किसी वक्त भी अब इलेक्शन हो सकती है। क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर तो इलेक्शन फ़ौरन होगी। वो तो कोई उसमें तो 2 बातें नहीं हैं। उसमें फिर ये क्या करेंगे? तो इनको अब ये डर है कि एक तरफ इन्होंने ये प्लानिंग करनी है कि मैं अगले साल तक रहूँगा, ठीक, उसके लिए कुछ इकोनॉमिक स्टेप्स ऐसे लिए उन्होंने IMF के साथ कि पैसे आते रहें IMF से। अच्छा। मगर इधर यहाँ डर ये लगा हुआ है कि अगर ये कामयाब हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ये चाहे इधर कोई और ले जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो इसलिए मुझे भी अब कुछ हाथ पैर मारने हैं, आवाम को भी कुछ दूँ और लोगों के साथ कुछ जाके सलाम दुआ लूँ। पहले तो मैंने सबको दूर रखा हुआ था, तो अब ये एक काउंटर स्ट्रेटजी की है क्योंकि इस वक्त ख़तरा उनको नज़र बहुत आ रहा है। ये ख़तरे की बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कल जो एक इक़दाम किए हैं, रिलीफ पैकेज। तो 1 महीना पहले ये रिलीफ पैकेज नहीं दे सकते थे, मगर उस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, गल ही कोई नहीं है। अब उनको समझ आ रही है कि यार ये ऑपोजिशन ने तो 200 बंदे इकट्ठे ना कर लें। फैसलाबाद में लोग तैयार हो गए हैं PTI को छोड़ने के लिए, चौधरी हजार हाथ पैर मार रहे हैं, सब दुनिया जा रही है उनके पास, तो यही नहीं जा रहे। जहांगीर तरीन साहब जो है, इन्होंने सोचा कि उनके साथ मुलाकात करनी है और जहांगीर तरीन साहब जो है, पहले उसके लिए शेख रशीद साहब से कहलवाया गया कि वो बातें शुरू करें कि कोई हर्ज नहीं है मिलने का। अगर शहबाज शरीफ साहब मिल सकते हैं चौधरी हजरात को 14 साल के बाद, तो आपका तो बड़ा दोस्त है वो, तो आप भी उसको मिल सकते हैं, मरम पट्टी कर सकते हैं। तो वो जहांगीर तरीन ने सोचा, मेरा ख्याल है कि ये अब मुझे बुलाएगा या पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। तो मेरा ख्याल है उनकी वैसे तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, उन्होंने कहा चलो निकली और जाके दूर हो जाइए ताकि ये अगर बुलाए भी तो मैं ना बात करूं। अच्छा। वो भी अपनी, जिसे कहते हैं ना, खुद मुख्तारी अपने हाथ में रखे हुए हैं। जैसे चौधरीज़ ने और सारे अलाइज ने अपनी खुद मुख्तारी अपने हाथ में रखी हुई है। एक तरफ इनसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन से भी बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब भी, मेरा अपना ख्याल है जहांगीर तरीन साहब इनसे कुछ लेने देने की बात नहीं करेंगे। अगर वो इतने दुखी हैं कि वो इसको माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसलिए जहांगीर तरीन सब दूर हो गए हैं कि यार मेरे तक पहुंचे ही ना, नहीं तो फिर मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। कल को कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ मिलने के लिए, तो बड़े रख रखाव होता है ना। तो फिर क्या वो जहांगीर तरीन कहेगा मत आए, इतना उसको अफसोस और गुस्सा है इन पे कि उसने मेरे साथ किया क्या है। तो अब बात ये है कि ये सिचुएशन है इस वक्त आयशा, ये कमज़ोरी का निशान है। ये तो हम पहले भी तवक्को कर रहे थे सेठी साहब कि जब वो रशिया से वापस आएंगे, तहादियों से मिल लेंगे, चौधरी बरादरान से मिल लेंगे, अब MQM से भी मुलाकात कर ही लेंगे।
लेकिन रिजल्ट्स भी वही होंगे जो खान साहब चाहते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं डेडलॉक हो गया। अब अदम एतमाद की बार बार बात करें, शेख रशीद साहब कह रहे हैं डेडलॉक हो गया उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तो बेटर ऑफर कौन कर रहा है इस वक्त चौधरी बरादरान को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी कुछ ऑफर किया चौधरी बरादरान। जरदारी साहब हो सकते हैं उनकी कोई ख्वाहिश हो, मगर मेरी इतला के मुताबिक नून लीग ने कुछ भी नहीं ऑफर किया उनको। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि जी, मगर राना सनाउल्लाह के अगर आप बयान की तरफ तवज्जो दें तो उन्होंने पहले ये बयान दिया था कि जो भी होगा वो नवाज शरीफ फैसला करेगा। किसी ने पूछा तो चौधरी के साथ बैठ के बातचीत हो सकती है कि नहीं, हाँ। उनको चीफ मिनिस्ट्री दी जा सकती है कि नहीं। उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि पंजाब हम कैसे छोड़ दें, पंजाब ही में तो लड़ाई होनी है, जंग हमने जीतनी है, जिसकी वजह से हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो वो हम कैसे चौधरी साहब के हवाले कर दें। मगर साथ साथ जब उनको प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा कि हर बात मुमकिन है, ये फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। मतलब उसका ये था कि किसी सूरत में भी हम इस्लामाबाद को किसी के हवाले नहीं करने के लिए तैयार, लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा। 6 महीने 9 महीने वाली बात नहीं है। अगर तो किसी ने हमारी सपोर्ट लेनी है और प्राइम मिनिस्टर बनना है तो महीने के लिए आ जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से अगर चौधरी ने हमारा साथ देना है तो चले 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए ये भी चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये इस पर इतराज़ नहीं है। इतराज़ ये है कि 1.5 साल चौधरी पंजाब में नहीं बैठ सकते, और 1.5 साल कोई और बैठ के इस्लामाबाद में, ना नवाज शरीफ खुद बैठना चाहता है अपनी पार्टी के साथ, ना किसी और को बैठाना चाहता है। तो आखिरी फैसला मुस्लिम लीग का जो है वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी आज़ाद जो हैं उनको, पीपल्स पार्टी की ये कोशिश थी कि इसी तरीके के साथ चौधरी जो हैं वो पंजाब उनको 1.5 साल के लिए मिल जाए, पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाए, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हो, और 1.5 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जाए वहाँ, और उसके अंदर इंक्रोचमेंट्स की जाएँ, उनके और लोग खींचे जाएँ, ताकि जब इलेक्शन आए तो मुस्लिम लीग स्वीप ना कर सके। तो मगर वो तो मियाँ साहब को उन्होंने जो पंजाबी जो कच्चे बंटे थे नहीं ना खेडे, अखरोट खेडे थे। तो समझते हो इस गल नूं, अखरोट की होंदे ने ते बंटे की होंदे मैं खेडे ने, तुसीं खेडे ने। हाँ, हाँ, तो वो मतलब है हर बंटा एडा बड़ा नजर आता है, वो तुसीं इसे निशाना लांदे हो, मिस नहीं होंदा वो। अच्छा। हाँ, कोई अखरोट है ना, अखरोट पे अखरोट दी चाल है, ठा अखरोट दे उत्ते अखरोट। ते बंटे जेडे ने बड़ा मुश्किल होंदा ना, एक मार्बल को दूसरे मार्बल के साथ मारना। बट मार्बल की क्वालिटी भी तो देखे, और अखरोटों की क्वालिटी नहीं होंदी, मार होंदी है। ये सारे अखरोट ने, ये सारे अखरोट ने, कोई बंटे नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल किसी सूरत में भी पंजाब चौधरी के हवाले किया जा सकता है। 1 माह 1.5 माह के लिए तो हो सकता है। तो चौधरी को तो सूट इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई नहीं करता। हाँ, सही है, मगर कैसे सूट करता है इमरान खान? वो तो अगर सूट करता तो अभी तक नाराज़ क्यों बैठे होते? उनको तो मिला ही कुछ नहीं। अब मान उनका तो रोना धोना ही ये था कि हमारे पास 12 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, जितने भी हैं, हमारे ये 5-6 इलाके हैं जेलम के, चकवाल के, ये हमारे वाले करें, हम सारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हो, ताकि अगली इलेक्शन जब आए हम अपनी ये सीटें तो रख सकें। बिकॉज खान साहब के साथ मिल के लाइन तो पिट गई है ना, तो वो उन्होंने अपनी आगे भी तो बचाना है, तो वो भी खान साहब ने उनको नहीं दी। रोना धोना तो यही है। आपका क्या ख्याल है, और क्या रोना धोना था? कि अभी हमें मिला कुछ नहीं। अब स्पीकर से बन के तो क्या मिला उनको? ज़रा ये है कि कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां दे दी, इधर दे दिया, वो दे दिया, मगर वो जो कंट्रोल चाहते थे चौधरी साहब, वो तो नहीं मिला उनको। लेकिन वो कंट्रोल ही तो लेके इमरान खान साहब सुना था कि जाएंगे और कहेंगे कि, तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना दिया ना कुछ मिला। अच्छा, उसकी वजह अब मैं क्यों, इसलिए कि देखिए, जब लेन देन की बात होती है ना, तो उसमें 2 लोग या 3 लोग बैठे होते हैं। अगर मैंने आपके साथ कुछ खुफिया लेन देन करनी है तो मैं सारी पार्टी तो साथ नहीं लाऊंगा ना, या मैं अपनी सारी पार्टी को नहीं बैठाऊंगा ना, और वहाँ बैठ के लेन देन की बात होगी। तो इसलिए खान साहब भी 5-6 लोग साथ लेके आए हैं, उधर से भी 5-6 लोग पहले ही बैठे हुए थे, 10-12-15 लोग बैठे हुए थे। वहाँ कोई ऐसी बात हो सकती थी जो आपका ख्याल है अगर कोई होती तो मीडिया में अभी तक आ ना जाती? क्योंकि हर बंदे ने अपनी अपनी लाइन लगाई हुई होती है मीडिया वालों के साथ। तो कोई वहाँ कॉन्क्रीट मोटी बात नहीं हुई, वहाँ सिर्फ सलाम दुआ हुई है। ये बहुत बड़ी बात है चौधरियों के लिए कि उठ के आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तसल्ली मुनिस इलाही साहब ने जो दी थी वो काफ़ी नहीं हुई हंस साहब के लिए? तो ज़ाहिर नहीं थी काफ़ी, ज़ाहिर नहीं थी काफ़ी। तो इसलिए अगर होती काफ़ी तो आते हैं। तो इसलिए बात यह है कि, और मैं ये भी आपको बता दूं कि मुनिस इलाही साहब की तनकीद हुई है PMLQ के अंदर कि आपने ये बात की क्यों। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। इसलिए मुनिस इलाही साहब चुप हैं उस बयान के बाद। अच्छा। और इसलिए खान साहब को भी ये खबर मिल गई है कि उन्होंने जो वहाँ बयान दिया था
चौधरी परवेज़ इलाही खुश नहीं है उस बयान से। अच्छा, तो इसलिए खान साहब ने सोचा मारे गए और बयान दी है हैसियत कोई नहीं और मैं आप पे ही जावा। पक्का तो ये आए हैं सलाम दुआ लेने और उनको बताने के लिए सारों ने अपने यहाँ हाथ रखे हुए। जब भी सियासतदान यहाँ हाथ रखे ना तो आप कुछ सोच लें ऑल इज वेल वेल, ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल। ओके, तो वहाँ बात कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, और सिर्फ क्या हाल है, ये है वो है, और आप देखें ना हमने तो आपका बड़ा साथ दिया है, हाँ जी हमने बड़ा दिया है और हम हाजिर हैं जी, कोई ज़रूरत हो तो हमें बताएं, ये वो। नहीं जी हम तो साथ हैं आपके, ये वो। ये साथ है उस वक़्त तक जब ये साथ नहीं रहेंगे, और साथ नहीं रहेंगे जब फैसला हो जाएगा कि जी हम जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर रहे हैं जो नून लीग करेगी या पीपल्स पार्टी करेगी इस्लामाबाद में। अच्छा, उस दिन आप देखना क्या अफरा तफरी होती है। उसके बाद जब तक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता नहीं है तो असली बात जो है उस वक्त नजर आएगी। तो शहबाज शरीफ साहब के शाइये पे अभी तक क्यों नहीं गए चौधरी बरादरान? अब मेरा ख्याल है मैं आपको अगली बात करने ही वाला था, आपका जवाब उसी में मिल जाएगा। चौधरी साहब के साथ अगर इमरान ने कोई डील करनी है ना तो वो डायरेक्ट नहीं होगी। उसमें गारंटर कौन बनेगा? अब तो वो न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल के जरिए ही होगी। सेठी साहब ये बहुत घुमनगेरी हो गई है। देखिए चौधरी साहब जो है किसी के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे और उनको जब इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि अब आप इमरान के साथ जुड़ जाएं, जुड़ जाएंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब आप इमरान के खिलाफ उनके साथ समझौता कर लें, वो कर लेंगे। सीधी सी बात। अगर चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो आज उस्मान बुज़दार साहब को लेकर जाते तो साथ? खत्म हो गई थी बात। गल मुक गई? नहीं ना मुक्की, नहीं ना मुक्की, नहीं मुक्की, कोई नहीं मुक्की। अच्छा, ये जरूर मुकेगी तो नजर आ जाएगी कि मुक गई है। इस वास्ते ये मैं समझता हूँ लास्ट स्टेज है। अभी भी कोई बात तय नहीं हुई है बिटवीन इमरान खान एंड चौधरी साहब, और मैं ये समझता हूँ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी अभी कोई बात तय नहीं हुई है। और इमरान खान ने पूरी कोशिश कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को बनाया जाए। अब मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, हुक्म करें। कहते हैं तो बुज़दार को निकाल देता हूँ, अच्छा, कहते हैं तो आप किसी बंदे को नॉमिनेट कर दें, कहते हैं तो फिर चौधरी को भी दे देते हैं। आप हुक्म करें। इसी तरीके के साथ अगर आप हुक्म करें तो वो फिर जो कोई और बातें हैं जो कि आप और हमारे दरमियान हैं, वो जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और मुझे सिर्फ ये है कि मेहरबानी करके ये गंदे ऑपोजिशन वालों से बचा के रखें। मैं अब पूरी टर्म कंप्लीट कर लूँ और अगली इलेक्शन में अपने पाँव पे खड़ा होकर करूँगा, मुझे मौका मिल जाए। अभी हमने बहुत से इकदाम किए, इनका फल मिलेगा, आप फिक्र ना करें। बाकी अगर कोई हम आपस में कोई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ। ड्रामे करते पहले इस्टेब्लिशमेंट के नाल और इधर चौधरी के नाल आके क्या कि साईं सब खैरियत है, आप क्या हाल है, ठीक है। इशारा ये है कि जी माफ़ कर दो, जो हुक्म होएगा मैं वो कर देंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा जो चौधरियों ने जो लेना है या देना है वो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के ऊपर होगा, वो ना शहबाज शरीफ के हुक्म के ऊपर होगा या रिक्वेस्ट के ऊपर होगा, ना इमरान खान की हुक्म या रिक्वेस्ट के ऊपर होगा। चौधरी परवेज़ इलाही वही काम करेंगे जिसके पीछे एक गारंटी है रियासत के इदारों की, बस। तो फ़ायदे में तो फिर वही रहेंगे ना अपोजिशन ना हुकूमत, फ़ायदे में तो वही रहेंगे। जब वो वक्त आएगा तो वो उनके लिए जो फ़ायदा है वो डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि ये आपका फ़ायदा है, ये आपका नुकसान है। और जहाँ हवा चल रही होगी उसी तरफ हो जाएंगे। और फिर आपका अगला सवाल ये है कि अभी तक ऑपोजिशन ने किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, फिर ऑपोजिशन ने तो खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा 12 आने। हाँ, वो लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान वाले अंजाम से दो चार होना उन्होंने? नहीं, देखिए ये मैंने आपसे याद है कहा था कि पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च इसमें एंड ऑफ फरवरी में है और उनकी जो है वो एंड ऑफ मार्च में है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों की तरफ से, एक ने शुरू कर दिया, एक आखिर में है। ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है तो फिर इन चीज़ों की अहमियत हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च ये है कि चलो हुण करो ना, ग्रीन लाइट भी तो आती है ना, दियो ना, ट्रक की पत्ती के पीछे ना बिठाओ। अच्छा। ये वो प्रेशर टैक्टिक है और वो जो है उनका वो उस वक्त होगा जब ये फेल हो जाएगा तो फिर वो प्रेशर टैक्टिक वो निकलेगा बाहर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है अपोजिशन के लिए कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है या 1-2 महीने के लिए मुलतवी कर देना है। और ये अगर ये करते हैं तो फिर इनको ये देखना पड़ेगा कि कामयाब होगा या फेल हो जाएगा। अगर कामयाब हो जाता है तो आप समझ लें फिर उसके बाद क्या होगा वो तो और बात है, वो फिर डिस्कस कर। अगर फेल हो जाता है
तो फिर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो भी रास्ते खुले हैं, जो भी तल्लकात बने हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद एक नई सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। फिर वो क्या होगी वो उस वक्त डिस्कस। लेकिन अगर इस दौरान आपने जैसे कि कहा कि ऑफ़र कर रहे हैं या माफ़ी तलाफ़ी वाली है, यानी नया रिश्ता तो तभी देखा जाता है ना सेठी साहब, अगर रुजू ना हो सके, तो अगर रुजू हो गया तो फिर तो कहानी ख़त्म। ना, कहानी अभी चल रही है, कहानी ख़त्म होने को आ रही है बड़ी जल्दी। अच्छा। क्योंकि कुछ रुकावटें आ गई हैं, कुछ तो अखबारों में भी आ गई है बात कि जी बातें शुरू हो गई हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब हो जाएगा, हम सब इत्तेफाक है, मगर उसके बाद इस्लामाबाद में कौन आएगा, क्या होगा, फिर चौधरीज़ का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा। और उसमें नून लीग ने तो ये कह दिया नवाज शरीफ का फैसला होगा हर चीज़ के ऊपर, हम यहाँ कोई बैठ के कोई फैसले नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब भी फैसले नहीं कर सकते, ये मियाँ साहब फैसले करेंगे। तो फिर वो बात तो अब वो शुरू हो गई है ना बात यहाँ। ये बात अगर ये ना शुरू होती तो अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने कर देना था। अच्छा। मगर अभी इन्होंने वो बात शुरू हो गई है और मेरा ख्याल है वो इसीलिए बात शुरू हुई है कि कुछ डिले की रिक्वेस्ट आई है कि इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, थोड़ा डिले किया जाए। अब अपोजिशन ने ये देखना है कि डिले करना है या टेक द प्लंज, छलांग मार देनी है अब। ठीक है। तो ये फैसला मेरा ख्याल है ये जो हफ्ता अब चल रहा है इसी हफ्ते ये फैसला हो जाएगा। ठीक है। मार्च का दूसरे हफ्ते की भी बात की जा रही है और आप इसी हफ्ते की बात करें, ज़ाहिर है चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। इमरान खान साहब की फैसला अगर इस हफ्ते होता है तो फिर अगले हफ्ते टेबल हो जाएगा या कुछ तो कुछ हो जाएगा। ओके ओके ओके। वही शेख रशीद साहब ने जैसे कि कहा कि इमरान खान साहब ने अपने पत्ते अपने सीने से लगा रखे हैं, तो एक एक करके वो सामने ला रहे हैं। चीज़ें मुबहम हैं और ऐसे में कंट्रोल टावर के सिग्नल्स भी, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा सेठी साहब ने कहा कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते सिचुएशन खुलकर सामने आ जाएगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस रिलीफ पैकेज की कि उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना। वेलकम बैक टू द शो। बड़ा ही सरप्राइज मूव था इमरान खान साहब का कल और एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं जा रहा था इस नाजुक मोड पे। तकरीबन 15 दिन पहले ही 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और अब जब नेक्स्ट हम मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 रुपये बढ़ेगा, समरी कुछ ऐसी थी, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया, डीजल कम कर दिया, बिजली की कीमत में 5 रुपये उन्होंने कमी कर दी। उसकी स्लैब्स हैं, ठीक है, वो अलग बात है। और इसके अलावा वो एहसास प्रोग्राम के पैसे उन्होंने बढ़ा दिए, आईटी जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए टैक्स ज़ीरो कर दिया और उन्होंने कर्ज़ों की भी बात की है और उन्होंने ये कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स भी वो स्टार्टअप्स पे वो भी 100% ख़त्म कर दिया। इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 30,000 रुपये वो बात करें स्टाइपेंड देने की, माहाना वजीफ़ा जो है। और मतलब एकदम से उन्होंने ऐसे इकदाम तजवीज़ कर दिए जो कि मुमकिन सिचुएशन में इसलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि इन प्लेस है क्राइसिस भी यूक्रेन और रशिया का, और फिर हमें ये कहा जा रहा था कि सारी महंगाई ही आईएमएफ के प्लान की वजह से हो रही है। वो प्लान भी अपनी जगह पर मौजूद है सेठी साहब, फिर ये इतनी गुंजाइश कैसे पैदा हो गई? बड़ा अच्छा सवाल है, मगर अभी आप इस पिछले सेक्शन में मैंने यही कहा था कि ये एक मजबूरी के तहत उन्होंने किया है। जनवरी में वो आईएमएफ प्रोग्राम साइन कर रहे थे, उस वक्त उनका ख्याल था कि ये अब 1.5 साल आगे यही प्रोग्राम चलाना है और पैसे लेने हैं आईएमएफ से। जी। आज उन्होंने या कल जो अनाउंस किया, अब उन्होंने सोचा कि पैसे थे आए या ना आए, अगर मैं रहा ही ना तो पैसे आए तो ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये उनको फिक्र इस बात की है कि शायद टेंशन इतनी हो गई है कि शायद इलेक्शन कॉल ही ना हो जाए, या अपोजिशन कॉल कर ले या इनके ऊपर और प्रेशर आ जाए कि ये खुद ही कॉल कर लें। तो ये इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन से पहले जो करते हैं। अब इसीलिए उन्होंने सोचा नहीं है कि आईएमएफ से बात कर ली जाए। और शौकत तरीन साहब से जब ये पूछा गया कि आपने ये तो सिर्फ आईएमएफ की हर बात के ख़िलाफ़ है जो आप करने जा रहे हैं, पिछले महीने आज जैसे आप कह रही हैं, तो उन्होंने आगे से कहा नहीं मेरी अभी आगे मीटिंग होने जा रही है, तो मैं उनसे समझाऊंगा उनको कि इसका ताल्लुक जो फाइनल हमारे टारगेट्स हैं आईएमएफ के साथ, फिस्कल कितने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, कितनी खर्चे करने हैं, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का, क्योंकि हमने पैसे जो निकालने हैं इस काम के लिए वो उसी खसारे से उसी बजट से निकालने हैं जो पहले हमने ये किसी और चीज़ के आगे रखे हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंट बजट, जिसमें आपने सड़कें बनानी हैं, नालियाँ बनानी हैं, इस किस्म की चीज़ें करनी हैं, वो बजट जो है उसको हमने कम कर दिया और उसमें से हमने कम करके और एहसास प्रोग्राम के अंदर दे दिया है। इसी तरीके के साथ बाकी भी जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो हमने इसी खाते में से हमने निकाल के जो खर्चे और थे वो कम कर दिए और इधर खर्चे बढ़ा दिए। तो इसलिए ये आवाम के लिए सहूलतें हैं
और बाकी जो अपने खर्चे करने थे वो हमने कम कर दिए। इसलिए IMF को इतराज़ नहीं होना चाहिए। मगर IMF से क्या पूछा है? नहीं। अब बात यह है कि मैं पढ़ रहा था कि जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के, जिन्होंने, और एक्स फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल हफीज़ पाशा साहब हैं, वो 2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उनका बयान आया है कि इसके बाद उनका ये ख्याल है कि IMF इनको कोई पैसे वैसे नहीं देगी। वो जो पैसे मिलने हैं पहली ट्रांच वो नहीं मिलेगी। वो समझते हैं कि इसके साथ IMF प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म। अच्छा। हाँ, वो समझते हैं वो अब फारग है, इन्होंने जो वादे किए हैं वो फारग हैं। मगर मैं समझता हूँ वो बड़ा हार्श स्टेटमेंट है। अभी इन्होंने जाके IMF को कन्विंस करना है कि यार इसको आप माइंड ना करें, हम फिर अगर हम ये क्राइसिस से निकल गए, सियासी क्राइसिस से, तो हम फिर इसको रिवर्स कर देंगे। ये 1 महीने के लिए उन्होंने ये किया है, बिकॉज ये महीना इमरान खान साहब के लिए बड़ा क्रिटिकल है। ओके। ये आर या पार वाला महीना है। अगर तो अपोजिशन कामयाब हो जाती है इनकी छुट्टी कराने में, तो ये उनके लिए बहुत अहम है जो कुछ किया उन्होंने। और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर वो, जैसे कहते हैं ना, स्मूथ सेलिंग, तो फिर ये वापस, ये सारा कुछ वापस हो जाएगा और जो IMF के साथ वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो ये एक माह के लिए उन्होंने ये एक ड्रामा किया। हाँ, और इसमें जो उन्होंने इक़दामात लिए हैं ये सारे रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा। या उनकी छुट्टी हो जाएगी और ये रह जाएंगे, अगली हुकूमत आएगी वो जो मर्जी करे, या इनको रिवर्स कर देंगे वो। ये जो पेट्रोल की कीमत की, मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ आपसे, बाकी तो कुछ ऐसे इक़दाम आते हैं उसकी तरफ भी बात करते हैं, वो तो लॉन्ग टर्म है, एमनेस्टी स्कीम्स और मैन्युफैक्चरिंग और फलाना ढींगड़ा, मैं आपसे बात करता हूँ। ये जो सबसे अहम इसमें जो डेवलपमेंट है वो एहसास प्रोग्राम जो है वो उन्होंने उसके पैसे बढ़ा दिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी तौर पे भी ये किया है तो ये अच्छी बात है। यहाँ पैसे जितने भी वो लगाएं एहसास प्रोग्राम के ऊपर, ये गरीबों को जाते हैं। तो मैं इसको तो कहूँगा कि अल्लाह करे कि ये कभी इसको वापस ना लें। ये आज देर आया दुरुस्त आया, ये बजट में ही इसको कर देना चाहिए था, नहीं किया क्योंकि पैसे और जगह पे लगाने थे, तो यहाँ इतने पैसे नहीं लगाए। अब इन्होंने यहाँ और पैसे लगा दिए और इसको और मोटा ताज़ा तकड़ा कर दिया प्रोग्राम को, जिसके साथ जिनको पहले 12,000 रुपये मिलते थे अब शायद 14,000 मिलेंगे। जी जी, ऐसा ही है, 2,000 रुपये बढ़ा, 2,000 रुपये बढ़ा दिए। बहुत अच्छा किया है। और ये सारे के सारे पैसे जो है गरीबों को जाएंगे। बाकी आए 10 रुपये जो पेट्रोल बढ़ाया उन्होंने, कम किया, ये 1 माह के लिए। जो उन्होंने 5 रुपये बिजली कम की है, ये भी 1 माह के लिए, 1-1.5 माह, ये ठीक है। अच्छा, उसकी वजह बिजली भी पेट्रोल से बनती है, पेट्रोल इंपोर्ट होता है। इस वक्त यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो पेट्रोल की कीमत है बैरूनी मुल्कों में वो 10% ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यहाँ ये गिरा रहे हैं, दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा ना, वो और महंगा होगा। अभी तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, अभी तो 1 माह लगेगा बिफोर रशिया को समझ आएगी कि उनका कितना नुकसान हो रहा है और उसके साथ दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है। और ये ऑयल और भी बढ़ेगा, कीमत इसकी, गैस की कीमत बढ़ेगी। तो इन्होंने गिरा दिए, तो ये 1 महीने के बाद इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इसको बरकरार नहीं रख सकेंगे, और इनको फौरी तौर पे फिर बढ़ानी पड़ेगी, और शायद फिर 20 रुपये या 25 रुपये बढ़ानी पड़ेगी। यानी फायर बैक कर सकता है ये प्लान, बैकफायर, 100% बैकफायर ये करेगा। और उस सूरत में तो खान साहब अभी सोच भी नहीं ना रहे, वो तो ये सोच रहे हैं कि यार ये महीना टपना है, अप्रैल तक निकलना है ऐसे। अभी अवाम को बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये ना हो कि कहीं कोई आग लग जाए, कहीं लोग बाहर निकल आए, कहीं कुछ हो जाए और ये ऑपोजिशन कामयाब हो जाए और मेरे और इलेक्शन अनाउंस हो जाए या इस किस्म की कुछ चीज़ हो जाए। बाकी आइए आप, उन्होंने ये जो अनाउंस किया है कि जी जो लोग अब कारोबार में पैसा लगाएंगे उनका पूछा नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अच्छा, हर सरमायादार आपको बताएगा कि आज अगर मेरे पास 2 अरब रुपया छुपा के मैंने रखा हुआ है और मैं सोचता हूँ कि मैंने ये 2 अरब रुपया जो है ये मैंने अब एक नया इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि मुझे खान साहब की हुकूमत पूछेगी नहीं ये कहाँ से आया है जी, तो इसकी प्लानिंग करते करते मुझे 6 महीने से साल लग जाएगा। तो ये नहीं होगा कि कल कोई बंदा उठ के और बहुत सारा ब्लैक मनी जो है वो एकदम आ जाएगी और इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। और ये एमनेस्टी स्कीम भी IMF जो है इसको मुखालफत करेगी जब ये वापस जाएंगे IMF के पास, ठीक है। और उस सूरत में ही जाएंगे ना, अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं सियासी तौर पे, ये इनकी छुट्टी नहीं हो जाती, तो ये फिर ये भी जो सारा कदम है ये भी नॉकआउट हो जाएगा।
ये भी कहीं नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट फंड के लिए होने जा रहे हैं मुज़ाकरात IMF के, उसमें IMF क्लोजली वॉच कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रही है। अभी लोगों ने उनसे पूछा, जो उनके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे पूछा कि आपसे मशवरा किया या नहीं किया शौकत तरीन ने, तो उसने कहा नहीं, हमसे मशवरा तो नहीं किया, मगर हमें एहसास है कि मसाइल क्या हैं। अच्छा। हम आगे मीटिंग आ रही है तो हम पूछ करेंगे, तो फिर पता लगेगा इन्होंने क्यों किया और क्या है इसकी नौयत है और कब तक ये चलेगा और क्या नहीं होगा। तो ये टाइम थोड़ा सा गेन किया है। खान साहब ने शौकत को कहा होगा कि शौकत मर जाओगे अगर छुट्टी होगी तो कोई छोटा जा पैकेज बना दे, तो उसने क्या होगा, सर वो IMF वो मार देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने यार वो महीना फर्क ही पैंदा, उन्होंने समझा लेना, अगर तो सर्वाइव कर गए तो सारा कुछ रिवर्स करके जो IMF कहेगी कर देंगे, तो अगर नहीं सर्वाइव किया तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, फिर कब उसका इलेक्शन ही जाना पै गया तो असी कहेंगे ना कि हम ये देखे गए, आपको ये देखे गए, इन देखो इन्होंने क्या कर दिया, नई हुकूमत आई, इन्होंने ये वापस कर दिया, वो वापस कर दिया। ये सारा तैयारी हो रही है उस सूरत में कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, और अगर इलेक्शन में जाते हैं हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हार तो जाना ही है हमने फिर भी, तो जो अगले आएंगे पहले से तैयारी कर ले कि ये जो हम जो काम नहीं करना चाहते थे, हाँ वो फॉरेन पॉलिसी का काम हो या इकोनॉमिक्स का काम हो, ये अब करने जा रहे हैं ताकि इनकी तनकीद ठीक ठाक निशाने पर लगाई जाए उस वक्त। तो इस किस्म की सोच है इस वक्त खान साहब की और उनके एडवाइजर्स की। अच्छा, ये इस पे बाय द वे स्टॉक मार्केट वाले जो हैं कराची में वो खुश नहीं हैं। जितने भी बयान आए हैं वहाँ से वो कहते हैं कि इसके साथ और महंगाई होगी, ये जो भी इन्होंने जो पैसे वैसे ये जो कर रहे हैं इसके साथ और क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे ना, लोगों की जेबों में पैसे आएंगे, वो खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन होगी, करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त और भी ज़्यादा है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरेंगे, रुपया और भी कमज़ोर होगा। ये सारी मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज वाले कह रहे हैं, बाकी भी जो भी एक एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे यही कह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स किए हैं ये एक रिलीफ आवाम के लिए एक बनाई गई है रिलीफ, मगर ये एक्चुअली 1 माह के बाद रिलीफ रिजर्व ये चेंज हो जाएगी और इसका नुकसान बहुत होगा, जो IMF प्रोग्राम है उसका नुकसान। तो जो वो 407 अरब के कर्जे देने की बात कर रहे हैं और ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 रुपए इंटर्नशिप माहाना, सारी बातें और फिर बजट तक मुझे ये बताया आयशा, कहाँ जाके इंटर्नशिप्स होंगी, ये कहाँ इंटर्नशिप्स लोगों को, लोग तो लाइनें लगा के खड़े हो जाएंगे, बेचारों को पता नहीं होगा जाना कहाँ है इंटर्नशिप लेने के लिए, कहाँ इंटर्नशिप्स होंगी, प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं होंगी, कहाँ होंगी। तो ये है कि जैसे ये हेल्थ कार्ड शुरू हुआ उसी तरीके के साथ ये है कि 1 महीने के लिए ये लोग लाइनें लगाएंगे, उनको 4 पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद वो पैसे बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर अल्लाह खैर सदा बैक टू स्क्वायर वन। वो जो पॉलिटिकल प्रेशर आया हुआ था PTI से वो आर्जी तौर पे हट गया, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई नहीं हटा। ये भी मैं आपसे कह दूं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने PTI के लिए वोट नहीं देना, जो PTI को गाली दे रहा है, उसको आप 2,000 रुपया भी 1-2 महीने के लिए दे देंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको वोट नहीं डालेगा। सब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। देखिए, या तो ना कि लोग बेवकूफ़ हों, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। वो या 1 महीना एहसास प्रोग्राम के कुछ पैसे मिल जाएंगे, लोग कहेंगे शुक्र है अल्लाह मियाँ ने साड़ी हेल्प करती, इन्हों नहीं छोड़ना, इन्हें साड़ना जो किया तो वो इसका सपोर्ट बेस पे मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये शॉर्ट टर्म मेजर है और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो अगले महीने लोगों को पता चल जाएगा कि यार एक और ड्रामा हो गया, एक और U-टर्न होगी फिर। अच्छा, तो ये 1 महीने के लिए आप चलते जाएँ, देखते चले क्या आप भी यहाँ मैं भी यहीं हूँ, वो पता जैसे नहीं खान साहब हैं या नहीं है। अच्छा, जैसे वो 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, 50 लाख घरों की बात करते, तो कुछ ऐसा ही प्लान बिल्कुल आपने वो सब सुन लिया हुआ है हाँ। ना कि इतने जनाब ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये हो जाएगा। ये सारा ड्रामा U-टर्न, ड्रामा U-टर्न, ड्रामा U-टर्न। मगर मैं कहता हूँ शुक्र है, चलो आवाम को बेचारों को कुछ मिल तो जाएगा ये एहसास प्रोग्राम के, बाकी कुछ नहीं मिलना, ये मैं आपको बता दूँ। बाकी सारे प्रोग्राम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये जो एक एहसास प्रोग्राम अच्छी बात है, लोगों को कुछ मिल जाएगा। एक ये जो पेट्रोल की कीमत गिराई है और बिजली के थोड़ा रेट गिराया है, ये सहूलत 1-1.5 महीने के लिए मिल जाएगी। उसका बैक टू उसके बाद वापसी वहीं पहुँचेंगे सारे। ठीक है, शायद वो इसी तरफ कुछ तैयारी थी और इसकी टाइमिंग आपको फिर बताएंगे कि जी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मजबूरी हो गई है, बढ़ाना पड़ रहा है। पॉसिबिलिटीज जब वो IMF के पास वापस जाएंगे ना, पॉसिबिलिटीज अगर सियासी तौर पे सरवाइव कर गए तो वापस वही होगा जो पहले हो रहा था। हाँ। और अगर सरवाइव ना किया तो फिर तो ना किया, फिर तो ये सारी चीज़ें नई ये भूल जाएंगे लोग, और जो अबूरी हुकूमत आएगी वो फिर सारी कुछ बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसमें तो खान साहब ये कहेंगे बाहर बैठ के कि मैंने तो ये कर दिया। तो सेठ साहब, ये जो रशिया का विजिट और इस पर अब हम यूरोप का प्रेशर भी देख रहे हैं पाकिस्तान पर, ये जो IMF के साथ अभी रिव्यू में दोबारा जाना है, कोई प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर, सियासी पॉलिटिकल सियासी? इंटरनेशनल? अभी तो शायद इट्स लिटिल अर्ली, मगर आएगा ज़रूर, बिकॉज लोगों ने देख लिया है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है।
पर ये तो अब फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, इसके ऊपर तो अलग बात बट वो जाहिर है IMF उसी प्रेशर में फैसला करता है ना जिस पे आलमी ताकतें बात कर रही होती हैं। हाँ, मगर वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है ना प्रोग्राम। ओके, अब उसके ऊपर वापसी तो नहीं हो सकती, रिव्यूज भी ये तो होते हैं। प्रोवाइडेड ये ना गड़बड़ करें तो। ठीक है। भारत रिलीफ पैकेज की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी और फिर इमरान खान साहब तो प्रेशर में अच्छा खेलना जानते हैं, यही वो क्लेम करते हैं कि किस लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करनी है जब बैट्समैन बहुत ताकतवर नजर आ रहा हो और बहुत पुरअज़्म दिखाई दे रहा हो। इस वक्त क्रीज पर वही बॉलिंग कर रहे हैं और रिलीफ पैकेज देकर उन्होंने छक्के चौके लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है सेठी साहब ने उसको खुलकर बयान किया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ अदालती मामलात की तरफ आते हैं जिसमें पीका ऑर्डिनेंस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की जानिब से। उस दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का खिताब उन्होंने सुना और उन्हें सुनकर ऐसा लगा कि उन्हें दुरुस्त मालूमात नहीं दी गई। हत्ता कि इज़्ज़त का अलग कानून अपनी जगह पर मौजूद है और पीका ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस वो अलग है। सेठ साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स आना वज़ीर आज़म के हवाले से कैसा है? देखिए, मेरा ख्याल है दो इश्यूज खड़े किए हैं जज साहब ने। जी, जज साहब ने पहले तो FIA को कहा कि ये जो कानून जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लॉज, ये लगता नहीं है टेररिज्म के ऊपर, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं और आप जाएं और उसको समझने की कोशिश करें। वो क्लॉज क्या है, 20D जो भी था, 21D। तो पहले तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया। दूसरी बात उन्होंने ये इस दफ़ा जो ऐड बात की है, एडिशनल बात कर दी है। उन्होंने कहा कि डेफेमेशन जो है वो टेररिज्म नहीं है। किसी की बदनामी करना वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में नहीं आता, वो डेफेमेशन में आता है। वो एक सिविल चीज़ है। आकि मैं बेइज्जती करता हूँ, आपका और मेरे दरमियान है। वो टेररिज्म जो है वो तो एक रियासत के दरमियान है ना। आप और रियासत के दरमियान को प्रॉब्लम है तो वो पीका में आ सकता है, मगर आप और मेरे दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम है पर्सनल तो वो पीका में नहीं आ सकता। तो ये इनको जो फ़ारूक नसीम साहब हैं और अटॉर्नी जनरल साहब हैं और ये सारे बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं वहाँ, ये इन्होंने क्या प्राइम मिनिस्टर को समझाया कि इस कानून के अंदर डाल दिया जाए इसको। जी, इसको अगर करना था तो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जो है कानून है उसको आप अमेंड कर लें। तो दो बातें उन्होंने कही और बड़ी अच्छी बात की है। कानूनी तौर पे उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री की, कैसी लॉ मिनिस्ट्री है आपको जो एडवाइस दे रही है? अब प्राइम मिनिस्टर तो लॉयर नहीं है ना, वो तो लॉ मिनिस्ट्री जो उनको कहेगी वो ज़्यादा अटॉर्नी जनरल को पूछ लेंगे। तो अब उन्होंने मिल के प्राइम मिनिस्टर को समझाना चाहिए था कि यार ये लॉ, अटॉर्नी जनरल साहब को चाहिए था कि ये पीका में नहीं आता, हम डेफेमेशन लॉ को अमेंड कर देते हैं, हम पीका को नहीं। मगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लगे हुए नहीं छोड़ना मीडिया को, कुछ एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है नहीं छोड़ना मीडिया को, तो वो एक माहौल वहाँ बना हुआ है कि ये मीडिया वाले है ही टेररिस्ट। तो उन्होंने कहा ये टेररिज्म के अंदर डालो इनको। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये है कि सारी दुनिया जाग उठी है कि एक ही करते पहने, सारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस जाग उठी हैं, सोशल साइंटिस्ट जाग उठे हैं, सोशल मीडिया वाले, ह्यूमन राइट्स वाले, राइट्स ग्रुप सारे उठ पड़े कि यार ये क्या है, ये डेफेमेशन इज अ सिविल मैटर, इसको आप क्रिमिनल मैटर बना रहे हैं। ये तो हो नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। अब सारी जगह से आपने दुनिया के एग्जांपल्स देने शुरू कर दिए हैं हमने कि जी किसी मुल्क में डेफेमेशन क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल वो चीज़ होती है जो कि आप और रियासत के दरमियान की हो, रियासत का कानून है, आप उसको वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। मगर अगर आप और मैं आपस में एक लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जिसका रियासत का ताल्लुक नहीं है, वो सिविल मैटर है, वो उसमें एक दूसरे के ऊपर जुर्माना हम डाल सकते हैं मगर रियासत को बीच में नहीं ला सकते। तो टेररिज्म तो रियासत के ख़िलाफ़ होता है ना, वो एक इट्स अ स्टेट इशू। तो इसलिए मेरा ख्याल है जज साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। एक ये कि ये क्लॉज जो है इसको समझने की कोशिश करें, इस क्लॉज का कोई तल्लुक नहीं है जिस किस्म की गिरफ्तारियाँ आप करना चाह रहे हैं, जिन इश्यूज़ के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि अगर ऐसा क्लॉज आना ही था तो डेफेमेशन लॉ के अंदर लेके आए। और तीसरा ये कि अगर वहाँ भी लेके आते हैं, याद रखें कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा क्योंकि आपने इसको क्रिमिनल एक्टिविटी करार देने की कोशिश की है जो सिविल मैटर है। इसलिए तीन ऑब्जेक्शंस हैं इसके ऊपर, राइट। तो ये उन्होंने आपको बता दिया है कि अगर आप अमेंडमेंट करना चाहें तो अपने ऑर्डिनेंस को तो अमेंड कर लें, इशारा है कर लो, इसको निकाल दो इसको बीच में से, ये क्लॉज। फिर ये कि अगर आपने ले जाना है कोई और टाइट करना है मीडिया को तो डेफेमेशन में कुछ और कानून वहाँ बना लें। मगर ये कि इसको अगर वहाँ लेके गए आप इस क्लॉज को तो वहाँ वो भी नहीं चलेगा। ये तीन इशारे किए हैं उन्होंने।
नहीं करेंगे तो अदालतें उड़ा देगी इस ऑर्डिनेंस को। यानी किबला दुरुस्त करने के लिए अदालतों को आना पड़ेगा। हाँ, और अदालतों ने इनको बता दिया है कि किबला कैसे दुरुस्त करना है। अच्छा। गलत तरीके से भी ना करने की कोशिश करें। तो ये मैं समझता हूँ बहुत उन्होंने अहम बात की है। नो डाउट, बहुत अहम बात की। और एक अहम बात आपने की थी जब आपने प्रेडिक्ट किया था फैसल वावडा साहब के हवाले से कि को रिलीफ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले के वहाँ से तो नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना पड़ा क्योंकि कुछ आइन की तशरीह की बात थी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वही किया कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 9 मार्च को जो सेनेट इलेक्शन होना है उनकी सीट पे उसे रोका जाए, लेकिन वो मुस्तरद कर दी उनकी रिक्वेस्ट। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। सेठी साहब, बात वही हो रही है ताहयात नाहली की कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है इस पर फैसले का या नहीं, और फिर अपील का हक भी डिस्कस हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है अदालतें ये किबला भी दुरुस्त करेंगी? अदालतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जो पहले पावर्स दी गई हैं कि आपने उनको किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो आप कर सकते हैं जी। सवाल ये है कि किस इशू के ऊपर आप करना है और कितनी अरसे के लिए आपने डिस्क्वालीफाई करना है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा। अच्छा। फैसल वावडा साहब ने सरासर जो एविडेंस सामने आई है, उन्होंने सोचे समझे एक इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश की। ये एतराफ़ भी उनके वकील ने किया। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही हुए। अलबत्ता उन्होंने अब जो फैसला ये किया है कि आपको स्टे नहीं देते हमने वो मांग रहे थे ना स्टे कर दो ताकि ये अगली इलेक्शन जो ना हो। अब वो इलेक्शन होगी, उसमें पीपल्स पार्टी के निसार खड़ो साहब इलेक्ट हो जाएंगे। एक दफ़ा वो इलेक्ट हो गए उसको फिर अनसीट करना मुश्किल हो जाएगा। इशारा यही है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा आगे जाके। वावडा साहब फारग है। अच्छा, तो वो जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं है, तो ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को मिला तो फैसला उस पर हुआ ना, जुडिशल इख्तियार। तो अब वो एक्चुअली उन्होंने देखना ये नहीं है कि इख्तियार है कि नहीं, इख्तियार तो है। अच्छा, क्या इख्तियार सही तरीके से इस्तेमाल किया? हाँ। लेकिन माजी में जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, और अब इलेक्शन कमीशन ने किया। बस फर्क इतना है कि इलेक्शन कमीशन की जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर दी जाएंगी, डिफाइन कर दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। बस इस केस के बाद ऐसा होगा। फैसल वावडा साहब के हवाले से जो आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। लेकिन एक और आपने प्रेडिक्शन फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से की थी जो कि मार्च में आपने कहा था जिंदा हो जाएगा। 1 मार्च को उसकी समाअत की तारीख मुकर्रर की गई थी। उसके बाद अकबर एस बाबर साहब ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मजीद इल्ज़ामात लगाए हैं मुख्तलिफ ममालिक के नाम लेके कि इतनी फंडिंग यहाँ से हुई। अब इस केस में आगे क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में, और कितने खतरनाक बहुत सीरियस चार्जेस आ गए हैं। अच्छा, और इसके बाद और भी आएंगे। ये जो पहला राउंड है ये मैंने सामने मेरे लिखा हुआ है जो कुछ आया आज, और ये बहुत अहम है। इसके खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये पहला झटका है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग के सब चलेगा पूरा इस महीना, और ये पहला झटका है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जाली अपने अकाउंट्स को साइन करके 2009 से 2013 तक इलेक्शन कमीशन को जो अकाउंट्स दिए जिस पे उनके सिग्नेचर्स हैं वो सारे जाली हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम ये है, नंबर 1, जिसकी वजह से उन्होंने अरबों रुपए और लाखों डॉलर्स की जो फंडिंग आई है उसको छुपाया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टेट बैंक के पास इसके डिटेल्स थे जो कि स्क्रूटनी कमेटी लेके बैठी हुई थी और देती नहीं थी। अब मिल गए हैं ये सारे रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स जब छानबीन किए हैं तो उसमें जो चीज़ें निकली हैं वो क्या निकला है जी? उसमें ये निकला है कि कोई $7.5 मिलियन, जिसमें से कोई $2 मिलियन एक ऑफशोर कंपनी में थे, और कोई 350 फॉरेन कंपनीज, कोई 90 के करीब इंडिविजुअल्स जिनमें हिंदुस्तानी नेशनल्स भी थे, उनकी फंडिंग है ये, जो कि दिखाई नहीं गई। क्या शो नहीं की गई? शो नहीं की गई। $7.5 मिलियन जिसमें से फंडिंग जो आई है अकाउंट्स में, जिसमें से 350 फॉरेन कंपनीज हैं जिनमें से डोनेशंस आई हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, और 90 के करीब इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं अलग अलग, और जिसमें से हिंदुस्तानी नेशनल्स भी हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, जो कि कानून के मुताबिक ये फॉरेन फंडिंग केस डिक्लेयर होना चाहिए था। और पहली बात ये डिक्लेयर करने चाहिए थे क्या पैसे आए। दूसरी बात ये कि आप ले ही नहीं सकते थे फॉरेन नेशनल से, इंडियन से या किसी और फॉरेन से जी। तो इसमें 2 बहुत बड़े जुर्म क्रिएट हुए। और खान साहब ने जो अकाउंट्स लिख के दिए हैं जिसके ऊपर उन्होंने साइन किया है कि मैं ये सही अकाउंट्स दे रहा हूँ, वो सारे जाली हैं, वो गलत हैं। अंडरटेकिंग जो भी है वो सारी गलत। अच्छा, एक तो ये। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि
कि 2008 से लेकर 2012 तक सिर्फ 2 अकाउंट्स उन्होंने खान साहब ने साइन करके दिए हैं कि जी 2 अकाउंट्स थे उनके, एक साल में 2008 में और 2009 में, और 2013 में 4 अकाउंट्स थे वे, जबकि स्टेट बैंक का रिकॉर्ड कहता है कि 5 अकाउंट्स 2008-9 में छुपाए गए, 7 छुपाए गए 2009 में, 13 दिखाए गए छुपाए गए 2010 में, 14 2011 में, और मतलब लंबे चौड़े छुपाए गए, बताया ही नहीं कि ये अकाउंट्स हैं। वो जब स्टेट बैंक, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है जो पैसे बाहर से आते हैं जी, ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड, हाँ, और इन्होंने कहा जी है ही कुछ नहीं, अब वो बाहर आ गया कि जी अच्छा। थे और इन्होंने छुपाए। तो एक तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। दूसरा ये कि एक और बैंक था KESB बैंक, जो कि जहाँ इनके पैसे आए थे, मगर जब स्टेट बैंक ने और इन्होंने लिखा कि उस बैंक को कि हमें बताएं कि यहाँ अकाउंट, हमें स्टेट बैंक कहता कि यहाँ अकाउंट था, आप बताएं उस अकाउंट में कितने पैसे थे, तो वो आगे से जवाब ये उन्होंने लंबा लगा दिया कि हमारे पास याद नहीं है, हमारा बैंक बिक गया है, अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो निकालने के लिए, और वो खींचते गए ताकि इमरान खान साहब की इलेक्शन हो जाए। इसकी तरफ इशारा ये है कि KSB बैंक जो है उसकी जो मैनेजमेंट थी वो भी मुलव्वस थी, उसके अंदर ज़ाहिर है इशारा ये है कि इमरान खान के चहेते बैठे हुए थे वहाँ जिन्होंने ये सारी चीज़ छुपाई, और जब उनसे मांगी भी गई तो उन्होंने नहीं दी। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। अब टाइम और हो तो मैं आपको बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट्स 9 दिए गए 50 में से, बाकी छुपाए गए। अच्छा। और तो 41 छुपाए गए। इसी तरीके के साथ और बहुत से इल्ज़ामात हैं कि PTV के अपने एम्प्लॉयज़ के ज़माने के नाम पे अकाउंट्स को खुलवाए गए और पैसे निकलवाए गए, और फिर ये कि अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में जो अकाउंट्स थे PTI के वो दिखाए नहीं गए। उनमें से जो पैसे आए वो पता नहीं चला आए हैं कहाँ हैं कहाँ नहीं गए। तो आइन और कानून के मुताबिक ये छुपाना बहुत बड़ी या गलत जाहिर करना, इसका क्या नाहली के अलावा क्या हो सकती है? अब ये है कि इनका ये कहना है बाबर साहब का कि ये तो बिल्कुल अब जो कानून है छुपाने वाला इलेक्शन कमीशन के आगे, स्पेशली फॉरेन फंडिंग का, उसके तहत तो ये अब डिस्क्वालीफाई होते। इससे कम को बात नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को ये सारी चीज़ छांट के देखना पड़ेगा और फैसला देना है किसी न किसी स्टेज पे, जो कि मैं समझता हूँ मार्च के अंदर उनको फैसला देना पड़ेगा कि वो नाअहल, खान साहब को नाअहल करार देते हैं या नहीं देते, और एरियस को कैसे छुपाएंगे। 7 साल ये लगा रहा है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि 80-85 हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें से आधी तो खान साहब के लॉयर्स ने मुलतवी करते गए हैं, सुनाई नहीं देते, टाइम मांगते गए, और पूरी कोशिश की है इसको डिले करने की। अब ये सर पे आ गया है। तो कुछ लोगों को ये कहना था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये उसी वक्त जान पकड़ेगा जबकि फॉरेन फंडिंग केस जान पकड़ेगा। अब फॉरेन फंडिंग केस शुरू हो गया है, उसकी खबरें, क्योंकि वो डिटेल्स आ गई हैं सामने जो कि इससे पहले छुपाई जाती थी। अब मसले बढ़ने वाले हैं खान साहब के। ठीक है, खान साहब के लिए मसले बढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर वही बात कि किसकी। वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेन फंडिंग केस में आगे जाके बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं इसी महीने, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें सामने आई हैं जो कि इससे पहले छुपाई जाती रही हैं। देखना यह है कि फॉरेन फंडिंग केस पर आगे क्या पेशरफ्त होती है मार्च के महीने में, या PDM अपनी अपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर इमरान खान साहब के इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे काउंटर करती है। सेठी साहब के सामने कोई और सवाल रखना चाहें आप तो आप इस नंबर के ज़रिए भेजिए और हम तक अपना फीडबैक भी पहुँचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।